जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल 11 क्लासेज और मैं मानस मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फरवरी मंथ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब करना भूल भूलिएगा, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें दोस्तों मैंने ऑप्शन से रिलेटेड आपके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उन टॉपिक से रिलेटेड है, उन सभी को बताया है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, खबरों में रहा मसादा किला किस देश में स्थित है? तो दोस्तों किस देश में स्थित है? तो ये इजराइल में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब दोस्तों ये मसादा किला है क्या, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसका क्या है, मसादा इजराइल के दक्षिणी में एक प्राचीनी दोस्तों किलेदार स्थल है, जो एक अलग चट्टान पठार के शीर्ष पर स्थित है और ये मेसा के समान है। यानी दोस्तों ये जुड़िया रेगिस्तान के पूर्वी किनारे पर स्थित है, जो अराद के पूर्व में 20 किलोमीटर पूर्व में मृत सागर को देखता है। दोस्तों ये जो किला है वो इजराइल में स्थित है और ये यहूदी वीरता का प्रतीक है। और भारत इजराइल संबंध, इनको जो दोस्तों भारत और इजराइल के जो एम्बेसी होती हैं, यानी कि जहाँ पर दोस्तों इंडियन एम्बेसी हो गई और ये आपका इजराइल एम्बेसी हो गई, जो दूतावास होते हैं, इन लोगों ने मिलकर दोस्तों ये जश्न मनाया है, क्योंकि दोनों देश राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। इससे पहले दोनों देशों ने एक स्मारक लोगो का भी अनावरण किया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि भारत सरकार ने किस संस्थान के साथ रूपांतरण या स्विच संचालन किया है? तो किसके साथ दोस्तों किया है? तो ये किया है भारतीय रिजर्व बैंक के साथ, यानी आरबीआई के साथ। दोस्तों आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 1949 को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसमें से भारत सरकार ने क्या कहा है, तो चलिए देख लेते हैं। तो भारत सरकार ने 1,19,701 करोड़ की राशि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ, यानी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने रिजर्व बैंक के साथ कन्वर्सेशन और स्विच ऑपरेशंस किया है। इस लेन देन में रिजर्व बैंक से वित्त वर्ष 2022-23 और 23-24 और वित्त वर्ष 24-25 में परिपक्व होने वाली प्रतिभूतियों को वापस खरीदेगा और समकक्ष बाजार के लिए नई प्रतिभूतियां भी शामिल करेगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार 2022-23 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो दोस्तों ये क्या है, लगभग 8 से 8.5 है दोस्तों। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए 25 जनवरी 2022 को जारी आईएमएफ के हालिया विश्व आर्थिक आउटलुक वृद्धि अनुमान के अनुसार वर्ष 2021-22 और 22-23 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी के 9% की दर से और 2023-24 में 7.1% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाए। 9% की दर से दोस्तों बढ़ेगा, ये मत आप टिक कर दीजिएगा कि 9% हो जाएगी, लगभग बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो ये दोस्तों आपके PR श्रीजेश। कौन है? PR श्रीजेश, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए इनसे कुछ रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए पॉइंट हमारा पहला कहता है कि भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश ने 2021 के वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। वह यह पुरस्कार जीतने वाली रानी रामपाल के बाद दूसरे खिलाड़ी। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पहले खिलाड़ी कौन थे, तो वो थी दोस्तों रानी रामपाल। अगर पुरुष वर्ग की बात करेगा तो दोस्तों श्रीजेश, और अगर वैसे बात करेगा तो ये सेकंड नंबर पे हैं। और अगर पूछेगा पहला कौन था, तो वो थी रानी रामपाल। अगर पूछ लेगा कोई महिला कप्तान कौन थी, तो वह कौन थी दोस्तों? वो थी रानी रामपाल, और ये पहली महिला थी, और ये दोस्तों क्या बने? पहले पुरुष बने हुए हैं। ठीक है, और दूसरे हॉकी खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पुरुष टीम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय भूमि यानी NLMC में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? तो दोस्तों कितनी हिस्सेदारी है? 100% हिस्सेदारी है। किसकी? NLMC की। NLMC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं हम लोग। तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है दोस्तों? महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की भूमि और गैर संपत्तियों के मुद्रीकरण को तेज करने के लिए एक NLMC की स्थापना की है। NLMC को 5,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी के साथ
भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इकाई के रूप में गठित किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। देश स्टैक किस क्षेत्र से जुड़ा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है? तो दोस्तों ये किससे, कौशल विकास से जुड़ा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो चलिए इससे रिलेटेड जो भी तथ्य हैं वो देख लेते हैं। तो इसका पहला तथ्य दोस्तों हमारा क्या कहता है, केंद्रीय बजट में डिजिटल यानी देश जो दोस्तों है आपका देश स्टैक, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग लाइवलीहुड। डिजिटल इकोसिस्टम स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, ये दोस्तों ई पोर्टल है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, कौशल से रिलेटेड, यानी कि इसमें क्या है दोस्तों, आपको कौशल यानी कि आपको कुशल बनाना है, ठीक है। यानी कुशल दोस्तों आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा नौकरियों के बारे में सिखाया जाएगा, उद्यमिता के अवसर दिए जाएंगे, विश्वसनीय कौशल प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बजट में यह घोषणा की गई कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF को गतिशील उद्योग की ज़रूरतों के साथ आपको जोड़ा जाएगा, यानी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद इसमें जॉब भी आपको दी जाएगी। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस यानी वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों कब मनाया जाता है, ये ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके पास 25 जनवरी, 30 जनवरी, 1 फरवरी और 3 फरवरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आपका क्या कहता था, क्वेश्चन कह रहा था विश्व उपेक्षित, यानी कि विश्व उपेक्षित कब मनाया जाता है दोस्तों, नेग्लेक्ट दिवस। तो ये आपका दोस्तों मनाया जाता है 30 जनवरी को। कब? 30 जनवरी को। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज यानी विश्व NTD दिवस हर साल 30 जनवरी को एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में उष्णकटिबंधीय रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकि दोस्तों हम इसमें प्रगति कर सकें, ठीक है। दोस्तों इससे क्वेश्चन और भी पूछ लेगा कि 2022 की थीम क्या थी। तो दोस्तों 2022 की थीम थी इसकी गरीबों से संबंधित बीमारियों की उपेक्षा को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य समानता हासिल करना। और दोस्तों पूछ सकता है 2022 का नारा क्या था? तो वो नारा था दोस्तों उपेक्षा से देखभाल की ओर, यानी फ्रॉम नेग्लेक्ट टू केयर, यानी नेग्लेक्ट से केयर की ओर। दोस्तों देश में हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। देश में हर वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। दरअसल क्यों मनाया जाता है दोस्तों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब दोस्तों फरवरी से रिलेटेड महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं जो कई फरवरी से रिलेटेड हैं और लगभग इनसे क्वेश्चन कई ना कई बार आपके पूछे गए हैं। तो 1 फरवरी को दोस्तों भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को दोस्तों विश्व कैंसर दिवस। 6 फरवरी को दोस्तों स्वामी विवेकानंद जयंती और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि न्यूरोटेरस वल्ला किस नई खोजी गई प्रजाति का नाम है? तो ये दोस्तों क्या है? तो ये एक ततैया है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो चलिए इससे रिलेटेड क्या तथ्य देख लेते हैं। तो दोस्तों शोधकर्ताओं ने एक जीवित ओक के पेड़ की शाखाओं में सिनिपड गॉल ततैया की एक नई छोटी प्रजाति की खोज की है, ठीक है। तो सिनिपिड गॉल, याद रखिएगा दोस्तों, सिनिपिड गॉल नामक ततैया की एक खोज की है, ठीक है। यह पूरी तरह से दोस्तों अनुक्रमित जीनोम के साथ वर्णित होने वाली कीट प्रजाति है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 9 नंबर, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 का विषय क्या है? तो दोस्तों इसका विषय क्या है? लोगों को प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्यवाही, यानी कि दोस्तों यह दिवस पहली बार 1997 मनाया गया था। वर्ष 2022 के लिए इसकी थीम थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर, ठीक है। क्या थीम थी? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं दोस्तों। हर बार विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। 2022 वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के 51 साल पूरे हो गए हैं, यानी 2 फरवरी से दोस्तों इसके 51 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। अगला प्रश्न कहता है किस उत्तर पूर्वी राज्य ने हाल ही में IT क्षेत्र के लिए एक समर्पित प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया? तो ये किया है दोस्तों किसने? मेघालय ने। तो चलिए इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? कोनराड के संगमा ने हाल ही में शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क का क्या किया है? उद्घाटन किया है। दोस्तों ये पार्क में है क्या? तो आइए वो देख लेते हैं। तो दोस्तों ये पार्क क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? उन मेघालय वासियों को वापस लाना है जिन्होंने नौकरी का अवसर की तलाश में राज्य छोड़ दिया है। साथ ही यह पार्क युवाओं के रोजगार के लिए अवसर पैदा करेगा। वैसे दोस्तों इसका एक सर्वे भी हुआ था जिसमें बताया गया था कि जो मेघालय इसमें लगभग जो नवयुवा हैं वो लगभग 35 साल के जो नवयुवा हैं
उनके लिए इसमें जॉब के अवसर दिए जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी जगह है जिस यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग भी स्थापित करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पेंशन के वितरण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया? तो ये किया नई दिल्ली ने। किसने? नई दिल्ली ने। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल स्वराज पोर्टल किस संस्था से संबंधित है? तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 109 के अंतर्गत एक निगरानी प्राधिकरण के रूप में अपने कार्य को बढ़ाते हुए और कोविड-19 से प्रभावित बच्चों से संबंधित बढ़ती समस्या को देखते हुए देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज कोविड केयर लिंक तैयार किया है। तो यानी दोस्तों इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो बच्चे अगर कोविड से परेशान है, यानी उनको कोविड हो जाता है, तो उनकी सुरक्षा के लिए ये पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है बाल स्वराज पोर्टल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, और दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होता है देख लेते हैं। NCPPR का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा में प्रस्तावित काम के दिनों की गारंटीकृत संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये है संख्या लगभग 150 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस वैश्विक ब्लॉक ने बहु अरब डॉलर की चिप उत्पादन योजना की घोषणा की है? तो ये किसने की है दोस्तों? तो ये की है यूरोपियन यूनियन ने। UN यानी यूरोपीय संघ ने की है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। तो दोस्तों इस योजना की घोषणा कोरिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन ने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी और उसके हाइनिक्स सहित नए साल में अपनी निवेश योजना पर अपने सदस्यों के हालिया सर्वेक्षण के आधार पर किया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है, किस राज्य ने आरोपी पर सबूत के बोझ के साथ धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये किसने दी? हरियाणा ने दी। ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस देश के वैज्ञानिकों ने 59 MJ सतत ऊर्जा पैदा करके परमाणु संलयन ऊर्जा में एक मील का पत्थर हासिल किया है? तो किसने किया दोस्तों? तो ये किया UK ने यानी यूनाइटेड किंगडम ने। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने परमाणु संलयन ऊर्जा यानी न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी के उत्पादन में या सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन के तरीके की नकल करने में, ठीक है, एक नया मील का पत्थर हासिल किया है। मध्य इंग्लैंड में ज्वाइंट यूरोपियन टूर यानी JET सुविधा में एक टीम ने एक प्रयोग के दौरान 59 मेगा जूल निरंतर ऊर्जा उत्पन्न की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा विकार वृद्धि हार्मोन के अत्यधिक स्राव के कारण होता है जिसका परिणाम स्वरूप ऊंचाई बढ़ जाती है? तो किसके कारण होता है दोस्तों? ऑप्शन है आपके पास एक्रोमलेजी, कुशिंग सिंड्रोम, कब्र रोग, एडिसन रोग। तो ये इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा एक्रोमेलॉजी। दोस्तों होती क्या एक्रोमेलॉजी, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों एक्रोमेलॉजी क्या होता है? एक्रोमेलॉजी दोस्तों वृद्धि हार्मोन के अत्यधिक स्राव के कारण होता है, जो अक्सर पिट्यूरी ग्लैंड यानी जो पिट्यूरी ग्रंथि होती है एक ट्यूमर में होता है। बचपन और किशोर आयु वर्ग में प्रकट होने पर यह विकार ऊंचाई में वृद्धि का कारण बनता है। यानी दोस्तों बचपन और किशोर आयु वर्ग में प्रकट होने पर यह विकार ऊंचाई में वृद्धि का कारण बन जाता है। फेयरबैक्स डिजीज के रोगी को आमतौर पर दर्द और ऑर्थोपेडिक प्रक्रियाओं के संबंध की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन दोनों रोगों के रोगियों का भारत में विभिन्न तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाओं में इलाज हो रहा है। यानी कि दोस्तों इनको तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाओं में इनका इलाज किया जा रहा है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि नासा के अनुसार 2022 तक कक्षा में ट्रैक की गई वस्तुओं कुल संख्या कितनी है? तो ये 25,000 है। कितनी है दोस्तों? 25,000। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित कर रहा है उससे अधिक कार्बन छोड़ रहा है? तो ये दोस्तों आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेलारूस किस सागर से घिरा है? तो दोस्तों बेलारूस किसी भी सागर से नहीं घिरा, यानी कि इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों बेलारूस पूर्वी यूरोप में एक भूमि से घिरा देश है। इसकी सीमा पूर्व उत्तर में रूस, दक्षिण में यूक्रेन, पश्चिम में पोलैंड और उत्तर में लिथुआनिया और लाताविया से लगती है।
रूस और बेलारूस ने यूक्रेन के साथ बेलारूसी सीमा के पास संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। यानी दोस्तों अभी आप देख ही रहे हैं कि यूक्रेन और रूस में लगातार युद्ध जारी है, जिसके बाद जो रूस है वो बेलारूस की मदद से यूक्रेन में घुसने की कोशिश कर रहा है और बेलारूस ने भी उसका पूरा समर्थन किया है, क्योंकि बेलारूस और रूस के संबंध काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जिस वजह से जो आपका बेलारूस है वो दक्षिण में, यानी रूस दक्षिण में रूस के साथ दक्षिण में इसकी सीमा लगती है, तो ये दक्षिण से रूस को यूक्रेन में क्या करना है, घुसने की एंट्री दे रहा है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी योजना की परिपक्वता अवधि क्या है? तो दोस्तों इसकी परिपक्वता अवधि क्या है? तो इसकी परिपक्वता अवधि है 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल। तो दोस्तों इसकी अवधि है लगभग 8 साल, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। चलिए बॉन्ड होता क्या है दोस्तों, आइए देख लेते हैं पहले। तो बॉन्ड क्या होता है दोस्तों, ये बॉन्ड सरकारी प्रतिभूतियां जिनका अंकित मूल्य स्वर्ण ग्राम में होता है, यानी कि दोस्तों स्वर्ण अपने पास रखने का यह वैकल्पिक माध्यम है। यानी दोस्तों आप इस पर क्या कर सकते हैं, आप इस पर अपना पैसा दे के स्वर्ण खरीद सकते हैं और जब भी आपको बॉन्ड की मियाद समाप्त हो जाने पर आपको नगद राशि प्राप्त होगी। यानी कि जैसे इस बॉन्ड की समय समाप्त होगा आपको भारत सरकार, यह बॉन्ड भारत सरकार की ओर से रिजर्व बैंक जारी करता है, वैसे ही आपको इसका नगद मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अगला प्रश्न कहता है 2022 अक्सर पुरस्कारों में नामांकित एकमात्र भारतीय वृत्त चित्र कौन सा है? तो ये दोस्तों क्या है, ये राइटिंग विद फायर है, यानी कि ऑप्शन बी राइटिंग विद फायर। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो कर लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं। भारत के डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद फायर ने 94वें ऑस्कर अवार्ड की अंतिम नॉमिनेशन लिस्ट में जगह बनाई है। ट्रेली एलिस रॉस और लेस्ली जॉर्डन ने मंगलवार शाम को अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के ट्विटर अकाउंट पर इस नॉमिनेशन की घोषणा की है। किसने की है दोस्तों? एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के ट्विटर अकाउंट पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग रिसर्च सफ़र किस मंत्रालय से संबंधित है? तो किससे? तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित MOES। ठीक है, इसका फुल फॉर्म अभी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों बहुत ही लंबी लिस्ट है इसके तथ्य की। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES ने राष्ट्रीय पहल वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान की प्रणाली की शुरुआत की है, जिसे क्या कहते हैं, सफ़र के रूप में जाना जाता है। दोस्तों सफ़र है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सफ़र का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड बॉर्डर फॉरकास्टिंग ऑफ रिजल्ट की शुरुआत की, जिसे सफ़र के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली ने हाल ही में घोषणा की कि मुंबई सप्ताह का प्रदूषण असमान रूप से बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर देखा गया। यानी कि उसको कितना होना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा ये देखा गया है। यानी कि इसको होना चाहिए 301 से 400 के बीच में, लेकिन AQI को लाल के रूप में वर्गीकृत किया गया। शहर के सबसे प्रदूषित क्षेत्र मंझगांव में AQI यानी जो इंडेक्स होती है उसको मापने वाली, वो उसमें 495 था, यानी कि गंभीर श्रेणी में था। वर्तमान उच्च प्रदूषण 2 सप्ताह से भी कम समय में मुंबई में आई दूसरी धूल भरी आंधी के कारण हुआ है दोस्तों ये सब। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कहता है कौन सा विकार वृद्धि हार्मोन के अत्यधिक स्राव के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊंचाई बढ़ जाती है? ये क्वेश्चन फिलहाल हम लोग कर चुके हैं और इसका कारण था दोस्तों एक्रोमेगाली। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पर आपका एक्रोमेगाली हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक्रोमेगाली होता क्या है दोस्तों? तो चलिए इससे रिलेटेड देख लेते हैं तथ्य क्या है। दोस्तों एक्रोमेगाली क्या होता है? वृद्धि हार्मोन के अत्यधिक स्राव के कारण होता है, जो अक्सर पिट्यूटरी ग्लैंड में एक ट्यूमर होता है और बचपन से और किशोर आयु के वर्ग में ये दोस्तों घटना होती है। इन रोगियों में दोस्तों इनका तृतीय स्वास्थ्य सुविधाओं में इनका इलाज होता है। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, ग्रेव्स रोग हाइपरथामिया का एक रूप है, जिसका अर्थ है कि शरीर की थायराइड ग्रंथि थायराइड हार्मोन को ओवर प्रोड्यूस करती है। यानी एडिशन दोस्तों एक गंभीर बीमारी है। जब कोई भी इस बीमारी से पीड़ित होता है तो एल्डोस्टर ग्रंथियों के खराब कामकाज के कारण एल्डोस्टेरोन और कार्टिसोल जैसे हार्मोन की मात्रा तेजी से कम हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब दोस्तों इससे रिलेटेड अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है?
के संस्थान ने ब्लेड एंड फाइनेंस के माध्यम से भारत में हेल्थ केयर की री इमेजिंग शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने, कि नीति आयोग ने, कि एम्स ने, किसने? तो ये दोस्तों नीति आयोग ने, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अब नीति आयोग से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो दोस्तों नीति आयोग ने रिमेनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया थ्रू ब्लेंडेड से शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 65% अस्पताल के बिस्तर कुछ राज्यों में केंद्रित लगभग 50% आबादी की सेवाएं देते हैं। रिपोर्ट में यह भी जोर दिया गया है कि लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बिस्तरों की संख्या में कम से कम 30% की वृद्धि की जानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, तो क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहे वन समिट का मेजबान देश कौन है? तो ये दोस्तों इसका कौन मेजबान देश है? तो ये दोस्तों आपका फ्रांस, ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। ठीक है, तो अब दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। वन समिट होता क्या है, कौन कौन से देश हैं इसमें, कौन पार्टिसिपेट किया कौन नहीं। तो दोस्तों फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से वन ओशन समिट का आयोजन किया जा रहा है। वन ओशन समिट का आयोजन फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस के ब्रेस्ट में किया गया। वन ओशन समिट का लक्ष्य समुद्रिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की महत्वाकांक्षा के सामूहिक स्तर को ऊपर उठाना, यानी दोस्तों ये वन ओशन समिट में सामुद्रिक मुद्दों पर, यानी समुद्र से रिलेटेड मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इन सभी की दोस्तों मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, उन्हीं के बारे में बताया गया है। अब इस सम्मेलन में क्या क्या हुआ दोस्तों, तो आइए बात कर लेते हैं। सम्मेलन के दौरान अवैध रूप से दोस्तों जो मछली पकड़ी जाती है, यानी अवैध रूप से शिपिंग को डिकार्बोनाइज किया जाता है। प्लास्टिक प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इन सभी को प्रतिबद्धता यानी इन सभी को ख़त्म करने के लिए ये मीटिंग रखी गई है। विश्व महासागर दिवस दोस्तों प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में महासागरों की भूमिका के प्रति जागरूकता फैलाने और महासागरों की रक्षा करने के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग करके हेतु प्रेरक कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस है। यानी कि दोस्तों ये महासागर दिवस पूछ लेगा प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस, तो ये 8 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। खबरों में रहा झिंझियांग क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो दोस्तों किस देश में? तो ये चीन में स्थित है। तो चलिए दोस्तों इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने शिनजियांग, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने शिनजियांग में दोस्तों, शिनजियांग क्या है दोस्तों? शिनजियांग क्षेत्र में नस्लीय और धार्मिक भेदभाव के लिए चीन की निंदा की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एक ILO सदस्य राज्य के रूप में चीनी सरकार शिनजियांग में उइगर सहित चीन के जातीय अल्पसंख्यकों समूह के लिए बेहतर काम प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध, यानी कि दोस्तों जाति से रिलेटेड है, जातिवादी और जात से संबंधित चीज़ों के लिए यह क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल किस व्यक्ति की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये दोस्तों किस व्यक्ति की उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये दोस्तों सरोजिनी नायडू के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यानी भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस इंडियन नेशनल वुमेन डे हर साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हर साल विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। तो देखिए दोस्तों इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों विश्व रेडियो दिवस की शुरुआत साल 2011 में की गई थी। साल 2010 में स्पेन रेडियो अकेडमी ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाने के लिए पहली बार प्रस्ताव दिया था। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो आपकी स्पेन है, ठीक है, स्पेन रेडियो अकेडमी ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाने के लिए पहली बार प्रस्ताव दिया था। साल 2011 में यूनेस्को के सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाने की घोषणा की। बाद में साल 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इसे अपना लिया और फिर उसी साल 13 फरवरी को पहली बार यूनेस्को ने विश्व रेडियो दिवस मनाया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूनेस्को ने पहली बार विश्व रेडियो दिवस कब मनाया? तो कब मनाया था दोस्तों? तो ये 13 फरवरी को मनाया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। किरिबाती किस महासागर या समुद्र में स्थित एक द्वीप है? तो कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है दोस्तों आपका प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों है क्या ये चीज़, आइए देख लेते हैं इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में।
तो किरिबाती या किरिबाती गणराज्य मध्य प्रशांत महासागर में स्थित एक स्वतंत्र द्वीप राष्ट्र है दोस्तों। किरिबाती ने 2 साल के लिए सीमाओं को बंद कर दिया था और कोविड को दूर रखने में कामयाब रहा था। हाल ही में जैसे यह फिर से खुला और पहली उड़ान उतरी, यह वायरस के प्रकोप के साथ एक अन्य चुनौती का सामना कर रहा है। भारत ने किरिबाती को अन्य कोविड-19 आपूर्ति के बीच चिकित्सा आपूर्ति की भी एक खेप भेजी है। यानी दोस्तों यह क्या एक द्वीप है और ये 2 साल तक के लिए अपनी सीमाओं को इसने बंद कर दिया था, जिससे आयात और निर्यात में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। उसके बाद जैसे ही यहाँ से इनका जो प्लेन वगैरह है लैंड करना चालू हुआ, सर्विसेज चालू हुई जैसे जैसे, वैसे ही यहाँ पर दोस्तों फिर से खतरा बढ़ गया, जिसके लिए भारत ने इनको कोविड-19 आपूर्ति और चिकित्सा आपूर्ति की भी एक खेप भेजी है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि गुरु रविदास का जन्म स्थान कौन सा है। तो दोस्तों गुरु रविदास का जन्म स्थान इसमें से कौन सा है, तो ये है आपका वाराणसी। यहाँ पर ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस संस्थान ने फिनटेक ओपन मंथ का आयोजन किया है। तो किसने किया है दोस्तों, तो ये किया है नीति आयोग ने। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण कुछ बातें उनको देख लेते हैं। नीति आयोग ने नियामकों, फिनटेक पेशेवरों, उद्योग जगत के नेताओं, स्टार्टअप समुदायों को एक मंच पर एक साथ लाने के लिए दोस्तों फिनटेक ओपन मंथ की पहली पहल का उद्घाटन किया। यानी इसके अंतर्गत दोस्तों जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, उद्योग जगत के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो दोस्तों नियामक हैं, ठीक है, पेशेवर हैं, उन सभी को एक साथ एक मंच पर लाने के लिए ये दोस्तों फिनटेक ओपन मंथ को उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस देश ने करोड़पति निवेशकों के लिए अपना गोल्डन वीजा रूट खत्म कर दिया है। तो किसने खत्म कर दिया है दोस्तों, तो ये यूके ने खत्म कर दिया है। क्यों खत्म कर दिया, आइए पढ़ते हैं नीचे। ठीक है, नीचे क्या क्या चीज़ें हैं ये बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल ने धोखाधड़ी को कम करने के लिए करोड़पति निवेशकों के लिए गोल्डन विजन कार्यक्रम को क्या कर दिया है, समाप्त करने की घोषणा की है, यानी उसको खत्म कर दिया है। ठीक, अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के पावर जायंट ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को शामिल किया है। तो किसको शामिल किया है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका शामिल किया NHPC को। NHPC, आइए इसका रिलेटेड महत्वपूर्ण फुल फॉर्म और इन सब के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सरकारी स्वामित्व वाली पनबिजली कंपनी ने NHPC ने ग्रीन हाइड्रोजन सहित स्वच्छ ऊर्जा व्यवसाय के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का गठन किया है। ठीक है, जिसके अंतर्गत BSE फाइलिंग के अनुसार नई कंपनी का नाम NHPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है। सरकार अक्षय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रही है और 2023 तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य तय किया गया है। दोस्तों NHPC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन। NTPC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, NLCI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नए वैली लाइनाइट कारपोरेशन लिमिटेड। और दोस्तों आपका जो पावर ग्रिड होता है ये पावर सप्लाई से रिलेटेड है, ट्रांसफार्मर वगैरह से रिलेटेड है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस नियामक ने बाल संयम प्रणाली पर एक सलाह जारी की है। तो किसने जारी की है दोस्तों, तो ये नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञान के संबंध में खोजी गई एलिसियोनस क्या है। तो क्या है दोस्तों, तो ये एक गैलेक्सी है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, यानी कि एक क्या है, गैलेक्सी है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों, वैज्ञानिकों ने हाल ही में अब तक की सबसे बड़ी ज्ञात गैलेक्सी यानी आकाशगंगा की खोज की है, जो लगभग 3 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। एलियोनस नामक यह आकाशगंगा एक विशालकाय रेडियो आकाशगंगा है। पूछ सकता है कि जो ये आकाशगंगा खोजी गई ये कैसी है, तो रेडियो काय आकाशगंगा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि BIM एंड मैनेजमेंट की अम्ब्रेला स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी हुई है। तो किससे जुड़ी हुई है दोस्तों, तो ये गृह मंत्रालय से जुड़ी हुई है, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन तथ्यों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों सरकार ने 13,020 करोड़ रुपए की लागत से 2021-22 से 2025-26 तक BMI यानी BIM बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट BIM की केंद्रीय की अम्ब्रेला योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय के तहत BIM योजना भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत चीन, भारत नेपाल, भारत भूटान और भारत म्यांमार की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए सीमा बाढ़
रोशनी, तकनीकी समाधान, सीमा सड़कों और सीमा चौकियों के निर्माण में क्या करेगी, मदद करेगी। यानी याद रखिएगा दोस्तों, BIM का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो BIM का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। किस भारतीय PSU को एसोचैम द्वारा भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है? तो किसमें, इंडियन ऑयल को, कि NTPC को, कि ONGC को, कि कोल इंडिया लिमिटेड को? किसको दी गई है? तो ये दोस्तों दी गई है आपका किसको, कोल इंडिया लिमिटेड को, यानी इंडियन कोल लिमिटेड। ठीक है, ICL को। तो चलिए इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फुल फॉर्म वगैरह की जानकारी कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ONGC का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैंने आपको इंडियन ऑयल का तो पता ही है आपको। NTPC का क्या होता है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। क्या होता है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, चलिए अब इससे कोल इंडिया से बातें महत्वपूर्ण रिलेटेड क्या चीज़ थी। तो कोल इंडिया को मिला भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार। भारत सरकार की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के पुरस्कार से नवाजा गया। यानी कि दोस्तों कोल इंडिया को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार, और भारत सरकार की दोस्तों एक ऐसी महारत्न कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, को भरोसेमंद सार्वजनिक अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा संस्थान भारत में सभी प्रीपेड यानी PPI को अधिकृत करता है? तो कौन करता है दोस्तों, तो ये करता है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है, ये देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों NPCI का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वित्त मंत्रालय आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और दोस्तों प्रवर्तन निदेशालय यानी आपका होता है इरोकेट्रेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक्स इन्फोर्समेंट यानी ED। क्या होता है, ED। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 PSS के एक्ट के तहत सरकारी शक्तियों के तहत भारत में सभी PPI को अधिकृत करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आंगणीय व्यवस्था जो खबरों में रहती है किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? बैंकिंग प्रणाली से, वस्तु विनिमय प्रणाली से, चिकित्सा प्रणाली से। तो दोस्तों ये किससे संबंधित है आपकी? तो ये संबंधित है आपकी बैंकिंग प्रणाली से, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों अंगड़िया प्रणाली देश में एक पुरानी समानांतर बैंकिंग प्रणाली जहां व्यापारी अंगड़िया नामक व्यक्ति के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य में नकद भेजते हैं। यह ज़्यादातर मुंबई सूरत मार्ग में आभूषण व्यवसाय में उपयोग किया जाता है क्योंकि वे हीरे के व्यापार के दो छोर हैं। हाल ही में मुंबई में अंगड़िया की दुकानों को लुटेरों ने एक गैंग ने लूट लिया था। जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है तो इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। यानी कि दोस्तों वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आपस में आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय। कोविड-19 के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन कौन सा है? तो दोस्तों ये कौन सा है? आपको दोस्तों इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आपको हमें बताना है कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है कोवैक्सीन, कोवैक्स, कैंडिला का DNA, कोविड-19 वैक्सीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आप भी कुछ क्वेश्चन करिए जिससे आपको भी इनसे पता चले कि आपको कितना आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है? फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊँगा नेक्स्ट डे, ठीक है? नेक्स्ट 42 क्वेश्चन, किस देश ने एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किसने किया दोस्तों? रूस ने किया है कि, और ऑप्शन है आपका इजराइल ने किया है, चीन ने किया, फ्रांस ने किया है। तो दोस्तों किसने किया? तो ये इजराइल ने किया। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेटावर्स में लाउंज खोलने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो मेटावर्स में लाउंज खोलने वाला पहला बैंक है JP मॉर्गन चेस। कौन है? JP मॉर्गन चेस। ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। आइए इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें करते हैं। कुछ तथ्य हैं। JP मॉर्गन दोस्तों ये CEO है जेमी डिमन, 31 दिसंबर 2005 ज्वाइन किया था। JP मॉर्गन की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 दिसंबर 2000 को। मेटावर्स एक आभासी ब्रह्मांड है जहां उपयोगकर्ता अपने अवतार के माध्यम से सामाजिकरण, खरीदारी, यहाँ तक कि घटनाओं में भाग लेने जैसे कोई भी गतिविधियां कर सकते हैं, ठीक है? तो ये दोस्तों आपका क्या होता है? मेटावर्स होता है, ठीक है? अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? स्कॉटलैंड में पहचानी गई एक नई प्रजाति डियर सियाथाना किस प्रजाति से संबंधित है? ये दोस्तों फ्लाइंग सरीसृप से संबंधित है। ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, ठीक है? अगला इसी में देख लेते हैं इसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो दोस्तों पेटासोर पहले उड़ने वाले कशेरुक थे और इसमें पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़े
उड़ने वाले जानवर शामिल हैं। हाल ही में स्कॉटलैंड में एक नई प्रजाति की पहचान की गई जिसका नाम डियरक्स सागियास्नाच है। इसका पंख 1.6 से 1.8 मीटर का था और लगभग 170 मिलियन वर्ष पहले रहता था। ये अभी दोस्तों दिखाया गया है, यानी इसकी जो अभी हाल ही में इसका प्रजाति मिली। उस क्षुद्रग्रह का नाम क्या है जिसके 3 चंद्रमा पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों 130 इलेक्ट्रा, ठीक है, ये 3 इनके क्षुद्रग्रह हैं। अब दोस्तों आइए क्षुद्रग्रह होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्षुद्रग्रह होता क्या है, ठीक है। तो क्षुद्रग्रह दोस्तों होता क्या है, तो ये दोस्तों पहले देखिए, थाईलैंड और फ्रांसीसी खगोलविदों की एक टीम ने 3 उपग्रहों के साथ एक क्षुद्रग्रह प्रणाली खोज की जिसका नाम 130 अल्ट्रा। यह क्षुद्रग्रह पहली बार 1873 में खोजा गया था। इसका वेग लगभग 200 किलोमीटर, इसका वजन लगभग 7 × 10⁻18 किलोग्राम है, ठीक है। वैज्ञानिक मुताबिक क्षुद्रग्रह क्या होते हैं छोटे दोस्तों, तो क्षुद्रग्रह वे चट्टानें होती हैं जो किसी ग्रह की तरह ही सूरज के चक्कर काटती हैं। यानी कि क्षुद्रग्रह वो होते हैं जो सूरज के आसपास क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं सूरज के चारों ओर, लेकिन ये आकार में ग्रहों से काफ़ी छोटी होती हैं। हमारे सोलर सिस्टम में ज़्यादातर क्षुद्रग्रह मंगल ग्रह और बृहस्पति यानी मार्स और जुपिटर की कक्षा में क्षुद्रग्रह बेल्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का मेजबान देश कौन सा है? तो आपके पास ऑप्शन है मुंबई है, कानपुर है, चेन्नई है और पणजी है। तो दोस्तों कौन है दोस्तों, तो ये आपका कानपुर है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने 2022 के लिए एक नई फिल्म की मंजूरी दी है? तो किसके लिए दी है दोस्तों, इसको भी दोस्तों आप हमें दिल्ली सरकार ने वैसे दी है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। दिल्ली सरकार ने दोस्तों शहर को शूटिंग और अन्य प्रोडक्शन की गतिविधियों के केंद्र के तौर पर बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को दिल्ली फिल्म नीति 2022 को मंजूरी दे दी। इसके तहत 3 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करने की भी बात कही गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है चक्रवाती इमनाती की चपेट में कौन सा देश आया है? तो दोस्तों चक्रवाती इमनाती की चपेट में कौन सा आया, तो मेडागास्कर आया है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, इससे महत्वपूर्ण बातें पहले इससे कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, आइए उनके बारे में पहले जान लेते हैं। मेडागास्कर 5 हफ्तों में अपना पहला चौथा चक्रवात देख रहा है। मेडागास्कर हर साल नवंबर और अप्रैल के बीच कई चक्रवातों की चपेट में आता है। मेडागास्कर अभी भी इस महीने की शुरुआत में आए एक और तूफान के प्रभाव से उभर रहा है जिसका नाम क्या था, चक्रवात बत्सिराय। इसमें 120 से अधिक लोग मारे गए। तो पूछ सकता है चक्रवात बत्सिराय सब अभी कहाँ आया हुआ है, तो ये दोस्तों आपका कहाँ आया हुआ है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व बनाने का काम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। किसने, तमिलनाडु की सरकार ने। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूछे जाने क्वेश्चन में से कहे तो इसको तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पॉइंट ऑफ पॉइंट। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मन्नार की खाड़ी पाक खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत के सबसे पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय लिया है। दोस्तों यह भारत को डुगोंग संरक्षण के संबंध में दक्षिण एशिया उप क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र के रूप में कार्य करने की सुविधा भी प्रदान करेगा। डुगोंग को जिसे सी काऊ भी कहा जाता है सिरेनिया श्रेणी की 4 जीवित प्रजातियों में से एक है। यहाँ शाकाहारी स्तनपायी की एकमात्र मौजूदा प्रजाति जो भारत सहित भारत के समुद्र में विशेष रूप से रहती है, ठीक है, जो भारत के में विशेष रूप से रहती है। दोस्तों IUCN की ये रेड लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है क्योंकि ये धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहे हैं। डुगोंग जो समुद्र हैं दोस्तों वो समुद्री घास खाते हैं और दुनिया के कई हिस्सों में समुद्र तल ट्रॉलिंग के कारण समुद्री घास का नुकसान बहुत हो रहा है। यानी दोस्तों जो लोग हैं कचरा फेंक देते हैं, प्रदूषित हो रहा है, तो वहाँ से घास खत्म हो जाएगी। जब घास खत्म हो जाएगी तो डुगोंग भी खत्म, क्योंकि उनका भोजन समुद्री घास ही होती है। डुगोंग आबादी में कमी के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है कि दोस्तों जो प्रदूषण हो रहा है इसका कारण मेन है दोस्तों, ठीक है। डुगोंग का मांस इस गलत धारणा के साथ तय सेवन किया जाता है कि ये मानव शरीर के तापमान को कम करता है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों IUCN क्या है, तो IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस के फॉन्टेनब्लू शहर में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि दोस्तों इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय ये प्रकृति से रिलेटेड यानी नेचर से रिलेटेड एक संस्था है और यह बताती है और सभी उन चीज़ों का निरीक्षण करती, निगरानी करती है
जो दोस्तों विलुप्त होते जा रहे हैं या फिर उनसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संघ IUCN विश्व स्तर पर विभिन्न जातियों के संरक्षण स्थिति पर निगरानी रखने वाला एक सर्वोच्च संगठन है। क्षेत्रीय लाल सूचियों की एक IUCN श्रृंखला विश्व के विभिन्न देशों तथा संगठनों द्वारा किसी एक राजनीतिक प्रबंधन इकाई के अंतर्गत जातियों के विलुप्त होने के जोखिम का आकलन कर तैयार की जाती। दोस्तों ये कई जगह कई राजनीतिकों से मिलकर, कई देशों में घूमकर, उनकी प्रजातियों को देखकर एक ये रिपोर्ट बनाई जाती है कि कौन सी प्रजाति लुप्त हो रही है, कौन सी प्रजाति के लुप्त होने का क्या कारण है। तो उन सबसे रिलेटेड ये IUCN रिपोर्ट बनाती है और फिर उसको अपनी लिस्टों में शामिल करती है और फिर उनको संरक्षित करती है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के छात्रों के लिए सुबोर्णो जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की है? तो ये बांग्लादेश के लिए की है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं को देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में राष्ट्रीय दिवस समारोह के एक भाग के रूप में बांग्लादेश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए थे। उन्होंने बांग्लादेश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की ताकि दोनों देशों के बीच आधी सदी के संबंधों को चिन्हित किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट मैं मार्च की करंट अफेयर की वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगी। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए थे, सब्सक्राइब नहीं किया था तो अब भी कर लीजिए। ठीक है, फॉर मोर दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।